गर्मी का मौसम था। नीमगढ़ नाम के गांव में रूपेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुलेखा और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका बेटा राहुल 4 साल का और उसकी बेटी रिया 5 साल की थी। माँ, आज कितनी ज्यादा गर्मी है। पिताजी को बोलो ना, घर में एक कूलर ले आए। बेटा, अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में एक पंखा है, अब भी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये पंखा चलता कहाँ है? ये पंखा इतने धीरे धीरे घूमता है कि इसकी हवा ही नहीं लगती। वो देखो, राहुल भी गर्मी में कितना परेशान हो रहा है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा मन कर रहा है कि मैं बस ठंडे पानी में ही बैठा रहूं। इस गर्मी में तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। बेटा, एक काम कर, तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि यह गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। और ना हम इतने अमीर हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम अपने घर में एसी या कूलर लगवा सके। सुलेखा अपने बेटे से ऐसा कह ही रही होती है कि तभी रूपेश भी वहां पर आ जाता है। हे भगवान, इस साल तो भगवान ने कुछ ज्यादा ही गर्मी कर रखी है। खेत में काम करते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। मुझसे तो और ज्यादा काम ही नहीं हुआ, इसीलिए मैं घर में आ गया। सुलेखा, मेरे लिए कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए बना दे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। एक काम करती हूँ, सबके लिए ठंडी ठंडी शिकंजी बना लेती हूँ। सुलेखा सबको शिकंजी देती है। माँ, यह शिकंजी तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। अगर इसके अंदर बर्फ होती तो बहुत अच्छा होता। बेटा, जब हमारे घर में फ्रिज ही नहीं है तो बर्फ कहाँ से आएगी? मैंने तो घड़े के ठंडे पानी से ये शिकंजी बनाया है। बेटा, अब जो मिल रहा है वही पी ले, वरना इतनी गर्मी में अगर तूने 5 मिनट तक इसे नहीं पिया तो यह और गर्म हो जाएगा। कुछ देर बाद शाम हो जाती है तो सुलेखा खाना बनाने की तैयारी करती है। इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाते बनाते वह पसीने से तरबतर हो जाती है। हे भगवान, हम गरीबों के लिए ना तो यह गर्मी अच्छी है और ना सर्दियां अच्छी। इतनी गर्मी में ऐसा हाल हो रहा है कि अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी। और सर्दियों में इतनी ठंड लगती है कि शरीर जमने को हो जाता है। काश हर समय मौसम ऐसा रहता कि ना तो ज्यादा सर्दी होती और ना ही ज्यादा गर्मी, तो सब कितना अच्छा होता ना। ऐसा तो होने से रहा सुलेखा। ऐसा होता तो क्या ही बात थी। वैसे 2 महीने से हमने घर का किराया भी नहीं दिया है। मकान मालिक इस बार बड़ा गुस्से में आएगा। और इस बार भी फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही। गर्मी इतनी है कि फसल को इतना पानी देने के बाद भी फसल सूख रही है। इस बार भी मेरे पास मकान मालिक को देने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर इस बार मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो कहीं वह हमें घर से ही ना निकाल दे। इसकी चिंता तो मुझे भी हो रही है। पिछली बार जब मकान मालिक आया था तो उसने कहा था कि अगर अगले महीने सारा किराया नहीं दिया तो घर से बाहर निकाल देंगे। अगर उसने सच में ऐसा ही किया तो हम इतनी गर्मी में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी हमसे हमारी गरीबी के कारण बात नहीं करता कि कहीं हम उनसे कोई मदद ना मांग ले। वह दोनों आपस में यह बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका मकान मालिक भोलानाथ वहां पर आ जाता है। अरे भाई रूपेश, तू तो इस बार भी मेरे घर का किराया नहीं देने आया। क्या बात है? तुझे इस बार भी किराया देना है या नहीं देना है? नहीं, भोलानाथ भाई साहब, किराया तो देना है, लेकिन कुछ आमदनी नहीं हुई है। आप मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए तो मैं एक साथ आपका सारा किराया दे दूंगा। ये बात तो मैं तेरे मुंह से पिछले 2 महीने से सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे 1 महीने का भी किराया नहीं मिला। इस बार मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी तो रात होने वाली है, इसलिए कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कल सुबह होते ही अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। तुम जैसे लोगों को मैं एक और दिन भी अपने घर में नहीं रख सकता। ऐसा मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। इतनी गर्मी में मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा?
मेरे पास तो रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर मेरे घर में रहना है तो मुझे अभी के अभी किराया दो, वरना कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाओ। रूपेश के बहुत कहने पर भी उसका मकान मालिक उसकी कोई बात नहीं सुनता। अगले दिन वह रूपेश को घर से बाहर निकाल देता है। इतनी गर्मी में रूपेश अपने बीवी बच्चों के साथ सड़क पर आ जाता है। पापा, उन अंकल ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? अब हम इतनी गर्मी में कहाँ पर जाएंगे? मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही है पापा। घर से हम जितना पानी लेकर आए थे वह तो खत्म हो गया। अब तो हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। वह सामने पानी वाला है ना, मैं उससे पूछता हूँ। रूपेश पानी वाले के पास जाता है। अरे भैया, पानी का गिलास कितने का दिया है? जी, 2 रुपए का। क्या भैया, पानी का गिलास भी 2 रुपये में बेचते हो? अभी तक तो 1 रुपये में ही मिल रहा था। अब वो पहले वाला दाम नहीं है, इतने में ही खरीदना है तो खरीदो। पानी का दाम सुनकर रूपेश अपने जेब में पैसे देखता है तो उसके पास सिर्फ 6 रुपये थे। एक काम करो, तुम 3 गिलास पानी दे दो। रूपेश अपनी जेब से 6 रुपये निकालकर उसे दे देता है। वह अपने दोनों बच्चों और पत्नी को एक एक गिलास पानी दे देता है। अरे, आपको प्यास नहीं लगी है क्या? आपने अपने लिए नहीं लिया? नहीं, मैं तो वहीं पर ही पानी पीकर आ गया। यहाँ पर 4 गिलास एक साथ कैसे लेकर आता? 3 ही बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ। सुलेखा जानती थी कि रूपेश पैसों की वजह से पानी नहीं पी रहा है, क्योंकि जब रूपेश पानी लेने गया था तो वह उसे ही देख रही थी, लेकिन वह रूपेश से कुछ कहती नहीं। वह अपने गिलास में से आधा पानी पीती और रूपेश से कहती है, मुझसे तो ये पूरा गिलास पानी पिया ही नहीं जा रहा है। जी, आधा गिलास पानी आप पी लीजिए। इतनी गर्मी में भी तुमसे 1 गिलास पानी नहीं पिया जा रहा। लाओ, इधर दो। रूपेश वह आधा गिलास पानी पी लेता है। सबसे पहले हमें रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, वरना इतनी गर्मी में हम सब कहाँ भटकते रहेंगे। अभी तो सब लोग चल चलकर बहुत थक गए हैं। एक काम करते हैं, किसी पेड़ की छाया देखकर उसी के नीचे थोड़ी देर बैठ जाते हैं। जब धूप थोड़ी कम हो जाएगी तो फिर से घर ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। वह सभी एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन सुबह से भूखे पेट उन सभी को बहुत भूख लगी थी। पापा, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? खाने के लिए तो सुबह बस घर में रोटी ही थी। रोटी और अचार लेकर आई हूँ, इसे खा लो बेटा। सुलेखा सभी को खाने के लिए अचार रोटी देती है तो सभी उस रोटी को खाते ही थूक देते हैं। ये रोटी तो खराब हो चुकी है माँ। लगता है गर्मी की वजह से सुबह की बनाई हुई रोटी खराब हो गई। इससे अच्छा होता कि हम इसे पहले ही खा लेते तो कम से कम खाना बेकार नहीं होता। क्या करें जी, सुबह से बैठने के लिए तो अब जगह मिली है। इतनी चिंता लिए सुबह से घूम रहे हैं कि रोटी का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। एक काम करता हूँ, यहाँ आसपास कुछ खाने को ढूंढता हूँ। अगर मिल गया तो लेकर आता हूँ। रूपेश आसपास खाना ढूंढने के लिए जाता है तो उसे आसपास कुछ भी नहीं मिलता। तभी सामने से आ रही एक औरत की नजर रूपेश पर पड़ती है। अरे भैया, तुम मुझे बड़ा परेशान लग रहे हो। कोई बात है तो मुझे बता सकते हो। रूपेश इतना परेशान था कि उस औरत के पूछने पर वह उन्हें सब कुछ बता देता है। इतना परेशान मत हो भैया, तुम अपनी बीवी बच्ची को लेकर मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें मंदिर में ले चलती हूँ, वहाँ तुम आराम से खाना खा सकते हो। रूपेश अपने परिवार को लेकर उस औरत के साथ मंदिर जाता है, जहाँ पर वह पेट भरकर मंदिर का भंडारा खाते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे वह औरत मिल गई, वरना पता नहीं मैं अपने बच्चों को कैसे खाना खिला पाता।
भगवान अपने बच्चों की तकलीफ समझता है। जी, जरूर उन्होंने ही उस भली औरत को हमारे पास भेजा होगा। लेकिन सुलेखा, हम कहाँ रहेंगे? बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे हम? ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि भगवान सब ठीक करेंगे। भंडारा खाकर वह दोनों अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। जब उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती तो वह पेड़ के नीचे जाकर ही एक कपड़ा बिछाकर लेट जाते हैं। पापा, यहाँ तो बहुत सारे मच्छर हैं, बार बार काट रहे हैं। यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। हाँ पापा, और बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही। गर्मी भी बहुत लग रही है। मुझे तो गर्मी के मारे बहुत अजीब सा हो रहा है। बेटा, तुम घबराओ मत, थोड़ी लंबी लंबी सांसें लो तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। सुलेखा अपनी बेटी को ऐसा कह ही रही होती है कि तभी वह भली औरत भी वहां पर आ जाती है। अरे, तुम तो वही हो ना जो मुझे उस दिन मिले थे। मैं तुमसे आगे बात करने वाली थी, लेकिन तुम पहले ही दिन चले गए। तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे रहने की व्यवस्था करवा दी है। कल से तुम मंदिर में सेवा करना। मंदिर का ट्रस्ट तुम्हें हर चीज की सुविधा दे देगा। बस तुम सच्चे दिल से भगवान की सेवा करना। ठीक है, चलो, तुम सभी मेरे साथ चलो। वह भली औरत उसे अपने साथ ले जाती है। तभी वह एक अच्छे से घर के सामने जाकर रुक जाते हैं। आज से तुम अपने परिवार के साथ इस घर में रह सकते हो। यह तुम्हारा ही घर है। बस याद रखना, कल सुबह से मंदिर में भगवान की सेवा करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए जो किया है वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। रूपेश उस भली औरत का धन्यवाद कर ही रहा होता है कि तभी उनके पलक झपकते ही वह अचानक उनके सामने से गायब हो जाती है और वहां पर दुर्गा माता की एक मूर्ति आ जाती है। यह देखकर वह लोग सब कुछ समझ जाते हैं। दुर्गा माता ने उनके लिए यह सब किया। यह जानकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन से रूपेश हर रोज भगवान के मंदिर में जाकर उनकी सेवा में लग जाता है। भगवान ने उसे जो घर दिया था उसमें उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, इसलिए उसे पैसे कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। भगवान तो केवल उसे अपनी भक्ति में लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी न किसी तरह ऐसा कर ही दिया और भगवान ने उनके परिवार के सभी दुखों को भी दूर कर दिया। एक गांव में डमरू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम नीति था। डमरू की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों की जमीन पर खेती करता और जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने घर का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से डमरू को गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे वह बहुत परेशान था। आज कुछ कमा के लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है। बस थोड़े से दाल चावल बचे थे, उसकी मैंने खिचड़ी पका दी है। पिछले कई दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अभी इस महीने उनके पास करवाने को कोई काम नहीं है। जब फसलों की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। अब मैं तो यह सोचकर परेशान हूं कि इस महीने अगर कोई काम नहीं मिला तो सबके खाने पीने का जुगाड़ मैं कैसे करूंगा। आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। पापा, इस बार गांव में जो मेला लगेगा उसमें आप मुझे फ्रॉक दिलाओगे ना? पिछली बार तो आपने ये कहा था कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, अगले साल तक मैं बड़ी हो जाऊंगी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अब तो मुझे फ्रॉक दिलाओ ना। हाँ बेटा, इस साल मैं तुम्हें जरूर फ्रॉक दिलाऊंगा। अब चलिए खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। रुचिका, तुम भी आकर खाना खा लो। जी आप खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। डमरू और उसकी बेटी दोनों खाना खा लेते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक संत की दस्तक होती है। कोई तो कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा।
संत की आवाज सुनकर डमरू और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? बाबा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता। हम आपको कहां से देंगे? थोड़ी सी खिचड़ी पकाई थी, वह भी मैं अभी खा लिया हूं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। रुकिए बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पर रुचिका, तुम अगर यह खाना बाबा को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बर्तन में तो बस थोड़े से ही चावल बचे हैं। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने घर के आंगन से मैं किसी संत को भूखा नहीं जाने दे सकती। इससे मुझे पाप लगेगा। ठीक है रुचिका, जैसी तुम्हारी इच्छा। रुचिका अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है और बाबा उस खाने को खा लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है, और यह पुण्य तुमने आज कमा लिया है। बेटी, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन यह एक हार है। इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारी बहुत मदद करेगा। पर याद रखना, रात के समय इसे मत पहनना। रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है, जो तुम्हारी गर्दन सहन नहीं कर पाएगी। धन्यवाद बाबा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। संत के जाने के बाद डमरू हार को देखकर रुचिका से कहता है, इस हार में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें इसे देने के लिए चुना? शायद यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने सुना तो होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। पर रुचिका, अपने हिस्से का खाना तो तुमने बाबा को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़े से और चावल होते। जैसे ही डमरू यह बात कहता है, हार में एक चमक सी उठती है और डमरू के सामने तुरंत एक चावल की प्लेट आ जाती है। रुचिका, यह देखो, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया, यहाँ चावल प्रकट हो गया। यानी कि यह हार सच में जादुई है। इससे हम कुछ भी खाने को मांग सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इससे गुलाब जामुन मांगे ना, मेरा काफी दिन से गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा था। ठीक है रुचिका, मैं अभी मांग कर देखता हूँ। हे हार, हमें गुलाब जामुन दे दो। डमरू के कहते ही फिर से हार में एक चमक सी उठती है और डमरू के सामने गुलाब जामुन की प्लेट आ जाती है। उसको देखकर रुचिका और डमरू बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, कितने दिनों बाद आज गुलाब जामुन देखने को मिले हैं। चलो अब हम सब बैठकर इसे खाते हैं। ऐसे वह सभी उस दिन भरपेट भोजन करते हैं। पापा, आज गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। आज आप मुझे फ्रॉक दिलाओ ना। हाँ मेरी प्यारी गुद्धिया, इस बार मैं तुम्हें जरूर फ्रॉक दिलाऊंगा। रुचिका, तुम मेरी प्यारी गुद्धिया को तैयार कर दो और तुम भी तैयार हो जाओ। हम सब आज उस बड़े मेले में जाएंगे जहां जाने के लिए हम अक्सर सपने देखा करते थे। सभी तैयार हो जाते हैं। फिर डमरू हार से कुछ पैसे मांगता है और फिर वहां पैसे आ जाते हैं। उस गांव में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसमें दूर दूर के गांव से व्यापारी आते थे। उस मेले में तरह तरह की चीज मिलती थी। पापा, अब देखो फ्रॉक की दुकान। मुझे फ्रॉक दिला दो ना। भैया जरा ये वाली फ्रॉक दिखाना। ये लो मेरी प्यारी गुद्धिया, ये फ्रॉक तुम्हारे लिए। पापा, ये तो बहुत ही सुंदर फ्रॉक है। भैया कितना दाम है इस फ्रॉक का? जी 150। ये लो भैया इस फ्रॉक के पैसे। रुचिका, तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। वहां देखो कितनी सुंदर साड़ी की दुकान है। चलो वहां से तुम्हारे लिए साड़ियां भी पसंद करते हैं। भैया जरा वो वाली साड़ी दिखाना। अरे भैया, वह साड़ी बहुत महंगी है, तुम उसे नहीं खरीद पाओगे। कोई सस्ती सी साड़ी देख लो इनमें से। नहीं भैया, हमें वही साड़ी देखनी है। रुचिका, तुम्हें ये साड़ी कैसी लगी? ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, पर महंगी भी बहुत होगी। तुम इसकी चिंता मत करो, बस तुम ये बताओ तुम्हें ये साड़ी पसंद तो है ना? हाँ जी,
साड़ी तो बहुत पसंद आई। भैया इस साड़ी का क्या दाम है? ये 1000 की साड़ी है। ठीक है भैया, ये लीजिए 1000 और ये साड़ी हमारे लिए पैक कर दीजिए। डमरू साड़ी को खरीद लेता है। डमरू ने उस मेले में से और भी काफी सारे सामान खरीदे। इस मेले में गोपाल के 2 नौकर भी आए हुए थे। गोपाल गांव का सबसे अमीर सेठ था। उसके नौकरों ने जब डमरू को बहुत सारा सामान खरीदते हुए देखा तो वे दोनों आश्चर्य में हो जाते हैं। बिरजू, ये देख, ये तो वही डमरू है ना जो अक्सर अपने गरीबी पर पूरे गांव में रोता रहता है। ये देख कैसे सामान खरीद रहा है। आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हाँ हरिया, ये तो वही गरीब किसान डमरू है। अभी 2 दिन पहले ही तो ये सेठ जी से काम मांगने आया था, पर सेठ जी ने इसे काम देने से मना कर दिया था। चल उसी से पूछ कर देखते हैं। दोनों डमरू के पास आते हैं। और भाई, डमरू कैसी चल रही है खरीदारी? लगता है बहुत सामान खरीदा है आज। डमरू जादुई हार की बात को छुपाते हुए कहता है। नहीं भाई, बस